अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल पर नाना जी की कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए नाना जी की एक और बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ लें और हेडफोन्स लगा लीजिए क्योंकि नाना जी की कहानी बहुत डरावनी होती हैं। जुल्फकार बताते हैं शाह साहब के पास एक गांव से कुछ लोग आए और वो बहुत ज़्यादा परेशान थे और उनका ये कहना था शाह साहब से कि हमारी मदद करें, हम अपने घर में नहीं रह सकते, हमारे घर के ऊपर एक खौफनाक डाइन का बसेरा हो चुका है और वो हमें हमारे घर में एक रात भी गुजारने नहीं देती। शाह साहब ने उन्हें कहा कि मुझे पूरी तफसील बताओ, तुम्हारे घर पर किसी मखलूक का बसेरा कैसे हो गया। उनका ये कहना था हमारे गांव में हमारा एक घर है, वो घर हम लोगों का आबाई घर था। उस घर को कुछ अरसे के लिए हम लोगों ने छोड़ दिया। जब वालिद साहब की वफात हुई तो हम दोनों भाई शहर चले गए बच्चों की पढ़ाइयों के सिलसिले में। शहर में जाकर हम लोग अपने कारोबार में, बच्चों की पढ़ाइयों में ऐसे मगन हुए, तकरीबन 5-6 साल हम लोग गांव जा ही ना सके। कभी कभार गांव के एक दो जानने वाले थे, उनको भेज देते थे, वो जाकर देख आते थे कि घर ठीक है। कभी कोई बारिश वगैरह भी होती तो चाबी उनके पास होती, वो जाकर देख आते। कुछ अरसे से जब भी हम लोग उनको कहते कि जरा घर की देखभाल कर लो तो वो ये कहते कि हम आपके घर में नहीं जा सकते, आपके घर में एक खौफनाक औरत के रोने की आवाजें आती हैं। उसके रोने की आवाजें जो ही रात का पिछला पहर होता है आपके घर से गूंजने लगती हैं और ऐसे लगता है आपके घर में जो सहन है उसमें एक मध्यम सी रोशनी दिखाई देती है। आसपास के लोगों ने जब अपने घरों की छतों से देखा तो आपके घर में एक औरत चलती फिरती नजर आती है। मैंने उन्हें कहा कि ऐसे कैसे कोई औरत आ सकती है, आप लोग अंदर जाकर तो देखें। तो उनका ये कहना था कि एक आदमी ने जाकर देखने की कोशिश की। जब उसने रोने की आवाजें सुनी तो दरवाजा खोलकर अंदर गया। उस वक्त रात के 10:30 बज रहे थे, गली पूरी खाली थी और हर कोई सोया हुआ था। वो आदमी ने जब उसने रोने की आवाजें सुनी उसे लगा शायद कोई बिल्ली है, कहीं किसी कमरे में बंद ना होगी हो। दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने जैसे ही जाकर घर की लाइटें ऑन की और आसपास देखने लगा, पूरा घर खाली था। इससे पहले कि वो घर की लाइट्स ऑफ करता पूरे घर में अंधेरा हो गया, जलते बल्ब खुद बुझ गए। तभी उसने देखा कि सहन में बने बड़े दरख्त के नीचे कोई औरत बैठी है और वो सिसकियों में रो रही है। उसने जब पास जाकर पूछना चाहा तो उसको किसी अनदेखे वजूद ने इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वो मुंह के बल गिरा और चीखो पुकार करता वहां से बाहर भाग गया। उसका ये कहना था कि वहां पर कोई है। उसकी चीखो पुकार सुनकर गांव के बाकी लोग भी उठे, भागे। उस घर में जाकर देखा तो वहां कोई भी नहीं था, लेकिन दरख्त के नीचे ऐसे निशान थे जैसे वहां पर बैठकर कोई जमीन को खोद रहा था। उसके बाद ये रोज का मामूल ही बन गया। हिम्मत करके उसके बाद भी एक दो लोगों ने तुम्हारे घर में जाने की कोशिश की। जो भी अंदर जाता उसका यही हाल होता, उस पर कोई अनदेखा वजूद हमला कर देता, किसी को धक्का लगता तो किसी को थप्पड़ लगता और उसके बाद खौफनाक आवाजें गूंजने लगती। इससे तुम्हारे घर में कोई भी नहीं जाएगा, तुम्हें खुद आकर देखना है तो अपने घर को देख लो। जब हमने ये बातें सुनी हम लोग बहुत हैरान हो गए। घर में जब डिस्कस किया तो घर वालों ने यही कहा कि हो सकता है कि शायद वो लोग जाना ना चाहते हो, कौन किसी की जगह का ख्याल रखता है, तो आप लोग खुद जाकर एक दफ़ा देखें। मैंने अपने बड़े भाई से कहा कि मैं जाकर देखता हूँ कि मसला क्या है, कोई मामला गड़बड़ हुआ तो आप भी आ जाना। उसने कहा कि ठीक है। एक शाम थी, आसमान पर गहरे काले बादल छाए हुए थे जब मैं शहर से अपने गांव की तरफ रवाना हुआ। रात 8 बजे के करीब मैं गांव में पहुंच गया था। मैं लोगों से जाकर मिला जो हमारे मोहल्ले में गली में रहते थे, हमारे घर के बिल्कुल साथ वाले, हमारे अपने जानने वाले भी थे। उनसे मिला, जाकर सारी बातचीत पूछी तो वो कहने लगे जो ही 10:30-11 बजेंगे तुम्हारे घर की तरफ से खौफनाक आवाजें आना शुरू हो जाएंगी और ऐसे महसूस होगा कि जैसे कोई औरत उस घर में मौजूद है।
इतना ही नहीं, आधी रात को तुम्हारे घर से खाना पकने की खुशबू आती है। जब गांव के सभी लोग गहरी नींद में सो जाते हैं तो ऐसा लगता है तुम्हारे घर के सहन में बैठकर कोई खाना पकाता है। कभी ताज़ा चाय बनने की खुशबू तो कभी ताज़ा खाने बनने की खुशबू तुम्हारे घर से उठती है। आसपास के कई ऊंची छतों वाले घरों ने झांक कर भी देखा है, तुम्हारे घर के सहन में दरख्त के पास कोई औरत दिखती है। इस घर में मत जाना, यहाँ पर किसी मखलूक का बसेरा हो गया है। मैंने उन्हें कहा कि ऐसे कैसे हमारे घर में किसी का बसेरा हो सकता है? हमने पूरी जिंदगी यहाँ गुजारी है, बचपन यहाँ गुजारा है, तो भला कैसे किसी मखलूक का बसेरा हो सकता है? मेरी अम्मी जो हमारे साथ ही रहती थी, वो भी जिद कर रही थी मेरे साथ आने की। तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं अम्मी, पहले मुझे जाकर देख लेने दे कि मामला क्या है, इतनी बड़ी बात कोई कैसे कर सकता है। उस वक्त तो अम्मी ने मुझे कुछ नहीं बताया था, लेकिन दर हकीकत हमारा घर आसेब ज़दा था। हमारे घर का जो दरख्त था, उस दरख्त पर जब मेरे वालिद साहब जिंदा थे, किसी मखलूक का बसेरा था। वालिद साहब बताते थे कि दरख्त के ऊपर कभी कभार कोई मखलूक हावी होती है, आवाज़ें देती है और अपना जाहिर करती है। फिर मेरे वालिद साहब ने दरख्त के ऊपर एक अमल करवाया था। उन आमिल ने यह कहा था कि दरख्त की जो नीचे वाला तना है, यहाँ पर मैं एक कील लगा दूंगा। जब तक ये कील लगा रहेगा ये मखलूक बाहर नहीं आ सकेगी। अम्मी ने बताया कि शायद वो कील निकल गया है, गलती से या जैसे भी वो कील निकल गया और वो मखलूक हावी हो गई है। हमारे इस घर के दरख्त पर असेब था, लेकिन हमें इस बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। बचपन में कभी कभी अब्बू की साइकिल के साथ छेड़खानी जिन्नात किया करते थे। खड़ी हुई साइकिल के खुद ब खुद पैडल चलने लग जाना, या कभी कभी हमारे चारे काटने वाली मशीन को जैसे कोई छेड़छाड़ करता था। अब वो हमें कहते थे वहां जिन्नात है मत जाओ, तब हमें लगता था ये हमें डराते हैं। और फिर कभी कभी उसी दरख्त के नीचे एक सफेद कुत्ता दिखाई देता था, वो भी हमें ऐसे लगता था शायद गांव में से आया होगा। लेकिन वक्त के साथ साथ जब हम बड़े हुए, पढ़ने शहरों में चले गए, तो तब जब वापस जाते थे कभी कभी, तो हमें मना करती थी कि देर रात के घर से बाहर नहीं निकलना, सहन की तरफ नहीं जाना। तब तक अब्बू ने उसे कैद करवा दिया था। उस वक्त तो मैंने गांव वालों को नहीं बताया कि वहां पर कोई मामला है। जब मैं गया, घर में दाखिल हुआ, तो एकदम से एक तेज हवा का झोंका मेरे चेहरे के साथ टकराया। थोड़ा सा मैं डर गया, कितनी तेज हवा का झोंका कैसे आया है? इतनी तेज तो आंधी चल ही नहीं रही, ठंडी हवा तो चल रही थी, लेकिन वो पूरा एक आंधी का झोंका था जो शायद मुझे घर से बाहर निकालना चाहता था। फिर भी मैं घर में दाखिल हुआ, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। वही सहन जहाँ पर हम अम्मी अब्बू के साथ बैठा करते थे, जहाँ पर हम खेला करते थे, वही बड़ा घना दरख्त, वही बरामदा जहाँ पर हमारे कमरे थे, जहाँ पर हम कभी सोया करते थे, जहाँ पर हमने अपना पूरा बचपन गुजारा था। एक एक चीज मेरी आंखों के सामने थी। मुझे अब वो भी बहुत याद आए। बहरहाल मैं अंदर दाखिल हुआ। मेरी आदत थी, मैं जब भी कहीं जाता था बुलंद आवाज में सलाम किया करता था। उस घर में भी जब मैं दाखिल हुआ मैंने सलाम किया, लेकिन मेरे सलाम का कोई जवाब नहीं आया। मैंने कमरे का दरवाजा खोला, धूल मिट्टी थी पुराने सामान के ऊपर, पुरानी चारपाइयों के ऊपर, हब सुरगुटन भी थी। गर्मी के मौसम में अब उन बंद कमरों में मैं सो तो नहीं सकता था। मैंने वहां से एक चारपाई बाहर निकाली, इसको झाड़ा, साफ सुथरा किया और सेन में बिछा लिया और वहां पर लेट गया। थोड़ी देर के बाद गांव के एक दो लड़के मुझे मिलने आए, तो कमरे से एक और चारपाई भी निकाल ली। इसी तरह से एक और चारपाई भी निकालनी पड़गी। कुछ लोग और आ गए। 10, साढ़े 10, 11 बजे तक मेरे पास बहुत से लोग बैठे थे और वो भी यही बातें कर रहे थे कि बंद घरों में जिन्नात का बसेरा हो जाता है। तो मैंने उन्हें कहा इंशाल्लाह अब हम लोग अपना एक घर ठीक करके इसे भी आबाद करेंगे। हम अपने घर को इस तरह से अब खाली नहीं छोड़ेंगे। तभी जैसे ही जरा टाइम बढ़ने लगा, आंधी थोड़ी तेज हुई, तो सब अपने अपने घरों को चले गए। मैं उस घर में बिल्कुल अकेला था। मैं सहन में लेटा हुआ था, बिल्कुल खामोशी थी। हवा चलने से सिर्फ दरख्त के पत्ते जो थे वो जैसे हवा में उड़ रहे थे।
उनकी आवाजें आ रही थी। इसके अलावा दूर कुत्तों के भौंकने की आवाजें हवा के दोष पर मेरे तक पहुंच रही थी। इसके अलावा और कोई आवाज नहीं थी। मेरी आंख लगने लगी। सफर का भी थका हुआ था और ठंडी हवा में मुझे नींद भी आ रही थी। बारिश का भी कोई इम्कान नहीं लग रहा था। तभी एकदम से मेरे कानों के साथ एक आवाज टकराई, जिस तरह से किचन में बर्तनों में कोई हलचल है। मेरी आंख खुली। मुझे लगा कुछ चूहा होगा। काफी अरसे से जो किचन बंद था। मैं उठकर बैठ गया। तभी ऐसा लगा जैसे चम्मच के साथ किसी स्टील के बर्तन के ऊपर कोई ठक ठक कर रहा है। वाज़े तौर पर चम्मच की ज़र्ब किसी बर्तन पर कोई मार रहा था। मैं ऊंची आवाज में बोला और मैंने पूछा, कौन है? कोई आवाज नहीं आई। आवाज आना बंद हो गई। मैं फिर लेट गया। 10 से 15 मिनट गुजरे होंगे। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह से मेरे सर के बाल किसी ने चोटी की तरफ से पकड़कर खींचे हैं, बहुत जोर से। मेरी चीख निकल गई। जो ही मैंने उठकर देखा, ट्रक के पास मुझे एक औरत खड़ी हुई नजर आई। पीले रंग के लिबास में, काला स्याह चेहरा, दहकती हुई आंखें, हवा में उड़ते हुए बाल। वो बहुत डरावनी थी। जो ही मैंने उसे देखा, मेरी टांगे कांपने लग गई। इतनी हिम्मत तो हुई नहीं कि मैं पूछ सकूं तुम हो कौन। मैं चीखो पुकार करता घर से दरवाजे की तरफ भागा तो मुझे बहुत जोर से पीछे से उसने धक्का दिया, जबकि वो दरख्त के पास थी और मैं दरवाजे के पास। मैं मुंह के बल बाहर गिरा और शोर मचाने लगा। उस वक्त रात 12:30 पौने 1 बज रहे थे। मेरा शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग जाग गए। मैंने उन्हें कहा कि घर में कोई औरत है, वो बहुत डरावनी है, उसने मेरे बाल खींचे हैं। सब यही कहने लगे कि तुम्हें बताया था तुम्हारे घर में जिन्नात है, तुमने माना नहीं। फिर उसके बाद हमारे घर का दरवाजा जोर से बंद हुआ, जैसे किसी ने बहुत गुस्से से उसे बंद किया हो। और उसके साथ ही और घर के अंदर से खौफनाक आवाजें गूंजने लगी। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मैं समझ रहा था शायद ये सब झूठ होगा, लेकिन नहीं, ये सब सच था। वो रात मैंने अपने रिश्तेदारों के घर गुजारी, जो हमारे घर के साथ ही था। रात भर वो डरावनी आवाजें में सुनता रहा और कांपता रहा। खौफ से मुझे बुखार हो गया। सुबह मैंने अपने भाई से राब्ता किया और उसे सारी बात बताई। दोपहर तक वो एक आदमी को लेकर पहुंच गया। उसने कहा कि घर के अंदर जाते हैं, पढ़ाई करवाते हैं। वो आमिल था। जब हमारे घर में दाखिल हुआ, उसने कहा कि यहाँ पर शैतानी बसेरा है। ये कोई जिन्नी नहीं है, ये एक डाइन है जो इस घर में बरसों से रहती है। तुम लोग कैसे कहते हो कि यहाँ पर कोई बसेरा नहीं है? इसका बसेरा बहुत पुराना है और ये यहाँ पर रहती है। ये इस तरह के ऊपर कैद थी। इस जड़ में से या तो किसी ने वो कील निकाल दिया है या वो निकल गया है। शायद आंधी, बारिश, मौसमी असरात की वजह से ट्रक के आसपास की मिट्टी खोदी हुई थी। समझ में नहीं आया किसने खोदी होगी। उस आमिल ने यह कहा कि मैं इसको निकाल नहीं सकता, ना इसको दोबारा कैद कर सकता हूँ। ये वो चुड़ैल आफत है, ये वो डाइन है जो अमल करने वाले के पीछे भी जाती है और उसके घर वालों को भी नुकसान देती है, उसके बीवी बच्चों को भी जान से मार देती है। मुझे इससे दूर ही रखो। मैं ये काम नहीं कर सकता। मुझे मेरे घर वापस जाना है और तुम खुद भी यहाँ पर कोई अमल करने की कोशिश ना करना, वरना ये गर्दन तोड़ देती है। ये कहकर वो तो उसी पल वहां से निकलने की करने लगा। हम दोनों भाई परेशान हो गए कि अब हम लोग क्या करें। अब हम अपने वालिद की जायदाद को, घर को ऐसे छोड़ तो नहीं सकते थे। हमारी जिंदगी का वो एक हिस्सा था और घर भी खासा बड़ा था। हम दोनों भाइयों ने ये सोचा कि इसको बेच देते हैं। बेचने की कोशिश करने लगे, सलाह मशवरा किया, कोई खरीदने के लिए भी तैयार नहीं था। पूरे गांव में फैल गया था कि हमारे घर में जिन्नात है। चुड़ैल आफत वाला घर मशहूर हो गया था। गांव के बहुत से लोग मिले। एक आदमी ने तो यहाँ तक बताया कि मैंने तुम्हारे घर की तरफ उस मखलूक को जाते भी देखा है। मैं गली में दाखिल हुआ, रात का टाइम था। एक सफेद रंग का कुत्ता साइकिल के साथ साथ भाग रहा था। वो कुत्ता बहुत अजीब था, बहुत खौफनाक, सुर्ख आंखों वाला। तुम्हारे घर के दरवाजे के पास तक मैंने इस कुत्ते को जाते देखा और कुत्ता गायब हो गया, बिल्कुल तुम्हारे घर के दरवाजे के पास जाकर। या तो वो सफेद कुत्ते के रूप में नजर आती या उस घर में औरत के रूप में।
कोई भी हमारा घर खरीदने के लिए तैयार नहीं था। हम दोनों भाई चुपचाप उसी दिन शहर वापस आ गए, क्योंकि भाई भी अब बातें सुन चुका था और मैं रात गुजार चुका था। जब वापस आए हमने अपनी अम्मी को सारी बातें बताई। अम्मी ने कहा कि जिस वक्त हम लोगों ने ये घर बनाया था, ये दरख्त तब भी वहां पर मौजूद था और ऐसे ही था। उस वक्त हमारी नई नई शादी हुई थी। तो जब तुम्हारे अब्बू ये हवेली बना रहे थे तो तब एक बुजुर्ग आए थे, वहां से गुजर रहे थे, पुराने दौर की बात है। तो तब उन्होंने कहा था कि इस दरख्त को गलती से भी काटना मत। इस दरख्त के पास मैंने भी किसी मखलूक को बैठे देखा है। दरअसल वो बुजुर्ग रूहानी बुजुर्ग थे, रूहानियत रखते थे। जब वो गुजरे तो किसी से हम कलाम होने लगे। जब तुम्हारे अब्बू ने देखा कि ये बुजुर्ग हैं और किसी अनदेखे वजूद से हम कलाम है, तो वो हैरान हुए और पूछने लगे कि हजरत आप कौन हैं और किससे मुखातिब हैं। जिस पर उन बुजुर्ग का ये कहना था कि बेटा इस दरख्त को मत काटना, इस पर शैतानी बसेरा है, ये डाइन जान से मार देगी। तुम्हारे अब्बू को तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। इतने में वो बुजुर्ग चले गए। तुम्हारे अब्बू ने वो दरख्त तो नहीं काटा, क्योंकि वो बुजुर्गों की बात मानते थे, लेकिन वो कहते थे कि मुझे तो कुछ नजर नहीं आया। बिल आखिर रो धोकर घर बन गया। जब भी घर का कोई काम शुरू करते नुकसान हो जाता। हमारे पास और कोई आसरा भी नहीं था, जगह ही वो मिली थी। घर तो बन गया, रहना भी शुरू कर दिया। जिस वक्त अल्लाह का करम हुआ और तुम मेरी जिंदगी में आने वाले थे, तब मुझे वो बहुत ज्यादा डराती थी। हर रात मेरे सर के बाल कोई खींचता था। एक सफेद रंग की बिल्ली बनकर वो आती थी, चारपाई के नीचे बैठकर मेरे बालों को नोचती थी। मैं बीमार रहने लगी, बहुत ज्यादा बीमार, यहाँ तक कि मैं अपने मेके चली गई, दम वगैरह करवाया। तो उनका भी ये कहना था कि उस घर से इसको निकाल लो, वरना बच्चों को जानी नुकसान हो जाएगा। फिर उसके बाद जब भी अल्लाह का करम होता तो मैं अपने मेके आ जाती। लेकिन जब तुम लोग इस दुनिया में आ गए थे, उसके बाद भी मुझे वो बहुत डराती थी। मुझे वो नजर आती थी औरत के रूप में, कभी घूंघट निकाल कर दरख्त के नीचे खड़ी होती थी और कभी सामने जिस तरफ दीवार के पास हम पानी के मटके रखते थे वहां पर बैठी नजर आती थी। फिर तुम्हारे अब्बू एक आमिल को लेकर आए। उन आमिल ने हमारे घर में 3 दिन अमल किया। वो 3 दिन हम लोग घर में नहीं थे, हम लोग चले गए थे घर से। तीसरे दिन उन्होंने इसको दरख्त की जड़ में कैद कर दिया और कील लगा दिया, और ये शर्त रखी कि ये कील जब तक लगा रहेगा वो ज़ाहिर नहीं होगी। फिर तुम लोग उस घर में जवान हुए, तुम लोगों की शादी हुई। कभी पता ही नहीं था कि कोई ऐसी मखलूक भी है इस घर में। कभी उसका हमें वजूद का एहसास ही नहीं हुआ। तुम लोगों ने जब वो घर छोड़ा, हम लोग शहरों में आए। मैंने तुम्हें तब भी कहा था घर को वीरान मत छोड़ो, उस घर में जाया करो, घर को आबाद रखो, घर की देखभाल खुद करो। लेकिन तुम लोग कारोबारों में ऐसे उलझे कि दोबारा गए ही नहीं, और अब वो आज़ाद हो गई, वो कील निकल गया। हम लोग बड़े परेशान थे कि क्या करें। हमने 2-3 लोगों से रब्ता किया, उनको सारा कुछ बताया भी। हर किसी ने मना कर दिया कि हम इस तरह से अमल नहीं कर सकते। फिर आपके बारे में हमारे एक जानने वाले रिश्तेदार थे, वो भी गांव के रहने वाले, उन्होंने बताया कि आप हमारी मदद कर सकते हैं। आपका हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा अगर आप हमारे घर से उस मखलूक को हटा दें, निकाल दें या कैद कर दें। हम वादा करते हैं कि अपने घर को आबाद भी करेंगे और वहां पर जाकर रहेंगे भी। शाह साहब ने उनकी सारी बातें सुनी और शाह साहब ने कहा कि जब कोई कैद हुई मखलूक एक बार आज़ाद हो जाए तो उसको इतनी जल्दी कैद नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक दफ़ा कैद होने के बाद जब वो आज़ाद होती है तो उसकी ताकत दुगनी हो जाती है और वो किसी भी इंसान के वजूद को बर्दाश्त ही नहीं करती। अब वो चुड़ैल आफत इसीलिए इस घर में किसी को आने नहीं देती, क्योंकि वो आज़ाद है। और वो आज़ाद भी ऐसी हुई है कि या तो वो कील निकल गया है मौसमी असरात की वजह से, या शायद किसी जानवर वगैरह, बिल्ली वगैरह ने जगह खोद दी होगी। तो ये भी कुछ माजरा हो सकता है। वहां पर जाकर पहले मुझे पढ़ाई करनी होगी, अमल करना होगा, उसके बाद ही देखा जाएगा कि वो कैद हो सकती है या नहीं। शाह साहब ने कहा कि चांद की पहली जुमेरात को मैं तुम लोगों के साथ उस गांव में चलूंगा। चांद की पहली जुमेरात 2 दिन के बाद थी, और फिर जाकर पता चलेगा कि उसका क्या हल निकल सकता है। अभी तुम लोग उस घर की तरफ अकेले मत जाना, वो जाने नुकसान दे सकती है। फिर वो लोग चले गए।
2 दिन के बाद आए जब चांद की पहली जुमेरात थी। फिर शाह साहब उनके साथ नाना जी भी, कुछ खादिम भी रवाना हुए। वहां पर गए। खासा बड़ा गांव था, पुराना गांव था। उस गांव में बहुत कदीम मकान भी थे, बहुत कदीम जगह भी थी, और ये घर भी खासा पुराना लग रहा था। शायद 60-70 बरस पुराना तो होगा। जब वहां पर जाकर शाह साहब दाखिल हुए तो एकदम से एक चीख की आवाज सुनाई दी। पता नहीं वो किसकी चीख थी। नाना जी कहते हैं एक चीख की आवाज सुनाई दी। तभी दरख्त के पास एक सफेद रंग की बिल्ली बैठी थी, सुर्ख आंखों वाली, और वो बिल्ली गर्राने लग गई। जब हम लोग अंदर दाखिल हुए वो ऐसे गरा रही थी कि अभी हमला कर देगी। शाह साहब ने सबको हिसार में बिठाया। खुद भी जब हिसार किया तो बिल्ली शोर मचाने लगी और चीखने लगी। बिल्ली ने रोना शुरू कर दिया और दरख्त के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगी। शाह साहब ने पढ़ाई शुरू की और उससे हम कलाम हुए और कहा कि मैं तुम्हें दोबारा से कैद नहीं करूंगा, तुम्हें एक मौका देता हूं। अगर चाहती हो तो यहाँ से चली जाओ, वरना दोबारा से कैद हो जाओगी। और इस बार जब मैं तुम्हें कैद करूंगा तो मैं तुम्हें ऐसे हिसार में बांधूंगा जहां से तुम कभी भी आजाद नहीं हो सकती। ये घर जिनका है उनको यहाँ पर रहने दो, ये उनकी आबाई जगह है, तुम यहाँ पर अपना बसेरा नहीं कर सकती। वो बिल्ली रोए जा रही थी, शोर मचाए जा रही थी। यहाँ तक कि इस बिल्ली को इतना गुस्सा आया, उसने दरख्त की जो तना होता है इसको छीलना शुरू कर दिया। छील छील कर दरख्त की लकड़ी को काटने लगी। शाह साहब ने फिर पढ़ाई शुरू कर दी। वो बिल्ली और ज्यादा डरावनी आवाजों में रोने लगी और उस बिल्ली का साइज भी बढ़ने लग गया। यहाँ तक कि वो बिल्ली बढ़ती बढ़ती एक बड़े कुत्ते जितनी हो गई, और ये मंजर कोई आम खौफनाक नहीं था। तभी वो बिल्ली तेजी से भागती हुई किचन की तरफ गई और दरवाजे के आर पार गायब हो गई। शाह साहब ने फिर पढ़ाई शुरू कर दी तो किचन के बर्तन ऐसे जैसे कोई तोड़ रहा है, जोर जोर से उठा उठा कर पटक रहा था। बहुत ज्यादा गंदी बदबू फैल गई। शाह साहब उठे और दरख्त के आसपास पढ़ाई करना शुरू कर दी। पढ़ाई करते गए और अपनी उंगली से फिजा में कुछ लिखते गए। उसके बाद शाह साहब ने जड़ का वो हिस्सा देखा जहां पर वो कील गाड़ा गया था। वो जगह खुदी हुई थी और एक काला स्याह कील दूर कहीं गिरा पड़ा था। वो कील जब शाह साहब ने उठाया तो उस कील को उठाकर एक साइड पर रखा और फिर से पढ़ाई करने लगे। तभी थोड़ी देर के बाद दरख्त जोर जोर से हिलने लगा। वो दरख्त इतनी जोर जोर से हिल रहा था जैसे भी उखड़ेगा और गिर जाएगा, ऐसे वो हिल रहा था। और किचन वाली तरफ से खौफनाक आवाजें गूंज रही थी, जैसे कोई औरत बहुत ज्यादा तकलीफ में रो रही है। फिर शाह साहब ने उसी दरख्त के पास 3 तावीज़ात जलाए। उसके बाद एक तावीज़ दरख्त के ऊपर बांध दिया। वो दरख्त जोर जोर से हिल रहा था, वो हिलना रुक गया। किचन की तरफ से भी आवाजें गूंज रही थी। तभी एकदम से उसी किचन से वो सफेद बिल्ली नमूदार हुई। बंद दरवाजे से एकदम से नमूदार हुई, पता ही नहीं चलता था कहाँ से निकल आती थी। वो बिल्ली आई और अब दरख्त के पास जाते हुए डर रही थी। वो बिल्ली शोर मचाती हुई दीवार से फलांगी और बाहर निकल गई। शाह साहब ने पढ़ाई शुरू की और उसे कहा कि मैं जानता हूं कि तुम अभी भी आसपास मौजूद हो, तुम अपने असली रूप में तो जाहिर नहीं हुई। ठीक है, तुम इस घर से निकल जाओ, लेकिन जाते हुए अपनी कोई निशानी देकर जाओ। तुम इस घर से इसीलिए नहीं निकल सकती थी क्योंकि यहाँ पर हिसार का वो कील मौजूद था। अब तुम यहाँ से चली गई हो, अपने जाने की कोई निशानी देकर जाओ, और अगर दोबारा तुम इस घर में आई तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए इसी दरख्त की जड़ में कैद कर दूंगा। उसी वक्त उनका वहां पर कोने में एक पुराना पानी का मटका जमीन पर पड़ा हुआ था। उसको किसी ने हवा में उछाला और दीवार पर दे मारा। ये उसकी निशानी थी। वो चली गई और फिर से एक चीख गूंजी। शाह साहब ने उसी वक्त उनके घर के पूरे घर पर हिसार बंदी की और फिर से 3 तावीज़ात जलाए और 11 कील दरख्त के तने में बहुत अच्छी तरह से अंदर करके गाड़ दिए गए। 7 तावीज़ दरख्त के ऊपर लगाए गए और उनके घर के हर कोने में एक एक कील लगाया गया। घर की चौखट के ऊपर भी कुछ तावीज़ात लगाए गए। शाह साहब ने कहा कि 41 दिन तो इस घर की तरफ गलती से भी नहीं आना किसी ने भी।
41 दिन तक वो यहाँ पर आएगी, कोशिश करेगी दोबारा से बसेरा करने की। 41 दिन के बाद जिस वक्त 45वां दिन होगा, आप लोगों ने कुरान ख्वानी करवानी है। कुरान ख्वानी के बाद आप लोगों ने इस घर को अच्छी तरह से साफ सुथरा करना है, खुला रखना है। अब इस घर को अगर वीरान करोगे और दोबारा से यहाँ पर कोई जन्नात, पहली बात है आ नहीं सकेंगे, हिसार बंदी है। लेकिन अगर फिर भी तुम लोगों की गफलत से साफ सफाई अगर ना रखी, यहाँ पर नमाज और कुरान पाक ना पढ़ा गया, तो अगर ये घर दोबारा वीरान हुआ तो ये ऐसा सेबज़दा होगा कि फिर यहाँ पर कभी भी तुम लोग नहीं आ सकोगे। और अब इस घर पर दोबारा कोई अमल भी नहीं हो सकता। जो अमल होना था हो चुका है। और वो मखलूक 41 दिन तो यहाँ पर आने की कोशिश करेगी। 41 दिन इस घर को ऐसे ही बंद रखो। शाह साहब ने कहा कि अब जो कुछ जैसा है इसको यहीं पर रहने दो, ये टूटा हुआ घड़ा भी अभी नहीं उठाना। वो लोग चले गए। गाहे बगाहे वो अपने घर की खबरें लोगों से लेते रहते थे। 1.5 महीना गुजर गया, 41 दिन गुजर गए। वो लोग वापिस आए और आकर कहते हैं कि हर रोज हमें गांव से खबरें आती थी, तुम्हारे घर के दरवाजे पर रात भर कोई औरत आकर दस्तक देती है और कहती है दरवाजा खोलो। तुम्हारे घर के आसपास कोई भी नहीं जाता, तुम्हारे घर के अंदर से अब कभी कोई आवाज नहीं आई। जो लालटेन बरामदे में तुम जला कर आए हो वो अभी भी चल रही है, लेकिन वो औरत आधी रात के पिछले पहर में आकर आवाजें देती है, किसी को पुकारती है। अक्सर गांव के बहुत से कुत्ते तुम्हारे घर के आसपास भौंकते भी हैं और फिर दूर चले जाते हैं। शाह साहब ने कहा कि मैंने पहले बताया था, 41 दिन वो वापस आएगी, बसेरा करने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो समझती है कि घर वीरान है और इस घर में वो रह सकती है। लेकिन जो ही मैंने पढ़ाई की और अमल किया, वो यहाँ से भाग गई, क्योंकि वो फिर से कैद नहीं होना चाहती थी। अब 45वें दिन जाकर वहाँ पर कुरान ख्वानी करवाओ और उस घर में कुछ दिन गुजारो, उसके बाद मुझे आकर बताओ। वो लोग चले गए। शाह साहब ने उन्हें भी हिफाजत का एक तावीज़ दे दिया। 45वें दिन अपने घर की जाकर साफ सफाई करवाई और कुरान ख्वानी करवाई। और कुछ दिन वो लोग 2-3 दिन फैमिली के साथ वहाँ पर रहे भी। उनका ये कहना था वापस आकर कि हम लोग उस घर में रहे, घर को धोया, आबाद किया। घर में इतने बाल थे, ऐसा लगता था कि वो पता नहीं वो इंसानी बाल है या नहीं है। हर कोने से इतने इतने लंबे बालों के गुच्छे, पुराने जैसे जले हुए बाल है। पूरे घर में से हमने वो निकाले, कुरान ख्वानी करवाई। जैसा कुरान ख्वानी करवाई उस वक्त घर में एक अजीब सी खुशबू महकने लगी। फिर हमने घर को आबाद किया, लोगों ने आना जाना शुरू किया। मेरी वालदा बड़े अरसे के बाद अपने घर में जाकर बैठी। गांव की औरतें उन्हें मिलने आई, सब आकर बताती थी खौफनाक बातें कि आपका घर आज सेबज़दा हो गया था, यहाँ पर एक डाइन बैठी नजर आती थी, ये वो बहुत सी उन्होंने बातें बताई। पहली रात थी उस घर में हमारी। सेन में चारपाइयाँ बिछाकर हम लोग सोए हुए थे। सब कुछ ठीक था। रात के पिछले पहर 3-3:30 बजे के करीब दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी आंख खुली। मैंने पूछा नहीं कि बाहर कौन है, लेकिन ऐसे लग रहा था कि कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। ये पहली रात हुआ, इसके बाद नहीं हुआ। शाह साहब ने कहा कि अब दोबारा कभी भी वो वापस नहीं आएगी। उस घर में तावीज़ात लिखे हैं, उसके बाद कुरान ख्वानी की बरकत हो गई है। तुम लोग उस घर को आबाद रखो। कुछ अर्सा उस गांव वाले घर में आपकी वालदा रहे, आपके बच्चे रहे, आपकी फैमिली रहे। अभी घर को इतनी जल्दी वीरान नहीं करना। जो लोग अपने घरों को वीरान छोड़ देते हैं, वहाँ पर ये मामलात हो जाते हैं। इस तरह से वो लोग चले गए और उनके उस बंद वीरान घर से उस डाइन का बसेरा भी ख़त्म हो गया। ये नाना जी की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया जुल्फ़कार आपका। इससे ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो लोग अपने घरों को वीरान छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं, खाली छोड़ देते हैं, फिर उन लोगों के घरों में ये मामलात हो जाते हैं। वहाँ पर जिन्नात, भूत प्रेत, चुड़ैलें आते जब गुजरती हैं, घरों को खाली देखती हैं, बंद देखती हैं, अंधेरे में डूबा देखती हैं, तो अपना बसेरा कर लेते हैं। कहते हैं 41 दिन तक जो घर खाली रहे वो आसिफज़दा हो जाता है। इससे कभी भी अपने घरों को खाली मत छोड़ा करें, उन्हें आबाद रखा करें, वहाँ पर जिक्र अस्कार करते रहा करें, ताकि कोई भी शयातीन मखलूक वहाँ पर अपना बसेरा ना कर सके। ये थी नाना जी की एक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinwith57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी नाना जी की किसी नई खौफनाक कहानी में।
जो लोग चैनल को विजिट कर रहे हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर ऐसी ही गांव की खौफनाक कहानियाँ मैं लाती रहती हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।